हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटी। हम पॉलिटी कर रहे हैं और ये थर्ड पार्ट है हमारा पॉलिटी का। इससे पहले वाले पार्ट में हम 366 की डेफिनेशंस देख चुके हैं। एक डेफिनेशन हमें देखनी है। उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार 367 को हम कर लेते हैं। एक बार 367 को कर लेते हैं। देखो, डेफिनेशंस पार्ट जो था, डेफिनेशंस का जो पार्ट था, वो डेफिनेशन का पार्ट 366 में प्रोवाइडेड है। उसी से रिलेटेड है ये कुछ 367 में। देखो, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द जनरल क्लॉजेज एक्ट, एक एक्ट होता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। देखो, कुछ डेफिनेशंस तो आपको 367 में मिल गई, कुछ डेफिनेशन तो 366 में प्रोवाइड कर रखी है एक्ट में। हर एक्ट में, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे कोई दूसरा एक्ट हो, उसमें आपको डेफिनेशंस का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको डेफिनेशंस डिफाइन कर रखी होगी। ठीक है, डन। और एक पर्टिकुलर एक्ट बना रखा है जनरल क्लॉजेज एक्ट। इसमें भी आपको इंटरप्रिटेशन अगर किसी प्रोविजन की करने में डिफिकल्टी आ रही है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 बना रखा है, जिसको रेफर कर सकते हो इंटरप्रिटेशन करने में। ऑलराइट, इंटरप्रिटेशन करने में सपोज आपको कोई इशू आ रहा है तो इसको रेफर किया जा सकता है। अब unless the context otherwise requires, the General Clause Act 1897 shall subject to any adaptations and modifications। क्योंकि देखो ये भी 1897 का एक्ट है ना, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का एक्ट है ये भी। यही हमें करनी है ये बातें आज। सब्जेक्ट टू एनी एडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस दैट मे बी मेड देयरिन अंडर आर्टिकल 372, ये भी करना है। अप्लाई फॉर द इंटरप्रिटेशन of this constitution, apply for the interpretation of this constitution as it applies for the interpretation of an act of the legislature of the dominion of India। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट मतलब बेसिकली अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है ना, किसी भी इंटरप्रिटेशन, किसी प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन करने में और उसको वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आप जनरल क्लॉजेज एक्ट की हेल्प ले सकते हो, प्रोवाइडेड उसमें कोई प्रोविजन ऐसा ना हो जो बाहर हो या 372 आर्टिकल से उसको स्ट्रक आउट कर दिया हो या अमेंड कर दिया हो। लिखा ना, उसको अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन उसमें कोई कर दी हो। तो आपको अगर कोई भी, देखो, हर डेफिनेशन आपको ऐसा नहीं होगी हर डेफिनेशन आपको एक्ट में मिल जाएगी, हर डेफिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन होंगी जो शायद आपको ना मिले इसमें, बट वो आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ये लिखा है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट को भी अगर आप वहां से भी डेफिनेशन लेते हो तो वो भी उतनी ही वैलिड होगी जितनी यहाँ पर डेफिनेशन वैलिड है इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक्ट। एनी रेफरेंस, सेकंड पार्ट पर आ जाओ। एनी रेफरेंस इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट्स और लॉज, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्ट और लॉ रेफर किया गया है और मेड बाय पार्लियामेंट or to act or laws or made by legislature of the state shall be construed as including। देखो ये क्या कह रहा है कि जो भी एक्ट, लॉ, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, ये क्या होते हैं वो हम करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, तो वो चीजें अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करा प्रेसिडेंट ने या कोई ऑर्डिनेंस पास करा गवर्नर ने, आपको यहां समझाता हूं बोर्ड पे। देखो, एक एक्ट है, लॉ है, ये सब किसने पास करे हैं? पार्लियामेंट ने पास करे हैं या फिर लेजिस्लेचर ने पास करे? ये तो लॉ है ही, इनको तो आप लॉ बोलोगे, ठीक है ना। इनको ऊपर लिख देता हूं, इनको क्या बोलोगे? लॉ। बट यहां से हटा देता हूं इसको। ये जो लॉ है, लॉ क्या होगा? कोई भी एक्ट या लॉ जो पार्लियामेंट ने पास करा हो या लेजिस्लेचर ने पास करा हो, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो लॉ बोलोगे आप इसको। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करा ना, ऑर्डिनेंस पास करा किसने? प्रेसिडेंट ने या फिर गवर्नर ने? प्रेसिडेंट ने पास करा या फिर गवर्नर ने पास करा, इसको भी लॉ बोलोगे, इसको भी लॉ ही बोला जाएगा, इसको भी कंस्ट्रूड किया जाएगा, डीम्ड किया जाएगा कि ये भी क्या है, ये भी लॉ है। ठीक है, ये आप देखोगे 123 में और 213 में। तो ये हम आगे करेंगे, ये हमें आगे करना है।
अभी इसको इतना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी लॉ, एक्ट और लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया इनको भी लॉ बोलोगे, और ऑर्डिनेंस जो पास करा प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने, उसको भी लॉ बोलोगे। ये लिखा हुआ है इधर। Any reference in the Constitution to acts or laws of or made by Parliament or act or laws of made by legislature of the state of a state shall be construed as including, ये लिखा ना including, a reference to an ordinance made by president or ordinance made by the governor, ठीक है ना। तो इनमें आप इंक्लूड, लॉ के अंदर इंक्लूड करोगे कोई ऑर्डिनेंस पास करा है प्रेसिडेंट या गवर्नर ने, उसको भी। तो इधर इसमें कोई इशू नहीं है। पहला जनरल क्लॉजेस की बात करते हैं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट को आप अप्लाई कर सकते हो डेफिनेशन के लिए, और दूसरा बात करता है कि ऑर्डिनेंस जो स्टेट जो ऑर्डिनेंस पास करो प्रेसिडेंट ने, ऑर्डिनेंस पास कर रहा हो गवर्नर ने, उसको भी आप लॉ मानोगे। और फॉरेन स्टेट बता रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फॉरेन स्टेट का क्या मतलब होगा? स्टेट अदर देन इंडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर एनी स्टेट not to be a foreign state for such purposes as may be specified in the order। लेकिन किसी स्टेट को अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं कि वो फॉरेन स्टेट नहीं मानी जाएगी, तो वो इसका एक एक्सेप्शन है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैंने आपको बता दिया, एक तो ये पार्ट फर्स्ट और ये सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। मतलब ऑर्डिनेंस को भी लॉ ही बोला जाएगा। ऑर्डिनेंस अगर पास करा गवर्नर ने, प्रेसिडेंट ने, 6 महीने के लिए पास होते हैं ऑर्डिनेंसेस, तो उनको बोला जाएगा लॉ। ये एक शॉर्ट चीज थी 367 में जो मैंने आपको बता दी। 366 के ऑलमोस्ट चीज हम कवर कर चुके हैं। ये यूनियन टेरिटरी कवर कर चुके हैं, क्या होता है, और कुछ चीजें हैं जो छोटी मोटी चीजें हैं जो आप बेयर रीडिंग से भी कर सकते हो, वो मैंने कवर नहीं करी क्योंकि उसमें कोई ऐसी खास चीज है नहीं बताने वाली। जो चीजें हैं बताने वाली मैं आपको बताता चल रहा हूँ। बात करते हैं, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था और जो हमें इस क्लास में कंप्लीट करना है, और उसका नाम है एग्जिस्टिंग लॉज। उसका नाम है एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग लॉज क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं एग्जिस्टिंग लॉज क्या होता है। तो एग्जिस्टिंग लॉज मीन्स एनी लॉ, ordinance, order, bylaw, rule or regulation passed or made before the commencement of this constitution, ये अंडरलाइन कर लेना, before the commencement of this constitution by any legislature, authority or person having power to make such law, ordinance, order, bylaw, rule or regulation, ठीक है, ठीक है। ये कहता है, ये आपको बताता है एग्जिस्टिंग लॉ क्या होता है। एग्जिस्टिंग लॉ, तो आई होप आपको पता ही होगा एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से। एग्जिस्टिंग लॉ की बात करता है, ये कहता है कि देखो, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में, 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो एट दैट टाइम वी वर ऑलरेडी गवर्न्ड बाय सम अदर एक्ट्स। हमें ऑलरेडी कोई ना कोई एक्ट गवर्न कर रहा था। टीपीए था, सीआरपीसी था, सीपीसी था, ऑलरेडी हमारे पास एक्ट्स थे, ठीक है। देखो देखो, इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूं एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब क्या होता है। इजी लैंग्वेज में एग्जिस्टिंग लॉज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एट दैट टाइम वी वर ऑलरेडी गवर्न्ड बाय सम एक्ट्स व्हिच वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस टाइम पर कुछ एक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट थे जो हमें गवर्न कर रहे थे, ठीक है। जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे एक्ट जो थे ना, ये ऑलरेडी रूल फोर्स में थे। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं एक बार, आप ये देखो, ये सीपीसी है, ये 1908 का है, 1908। दूसरे एक्ट, अब आपको ये आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको एक्ट्स दिखा रहा हूँ सिर्फ। ये देखो, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ठीक है। ये और एविडेंस एक्ट सेम ही डेट पर आए थे, 1 सितंबर को।
ये देखो, ये भी एविडेंस एक्ट 1872 का है। मतलब हमारे पास एक्ट्स थे, हम ऑलरेडी गवर्नड थे, कहीं ना किसी लॉ में हम गवर्नड थे। ठीक है ना, ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमने न्यू फ्रेश स्टार्ट करा सब कुछ, ऐसा नहीं था, हम ऑलरेडी गवर्नड थे कहीं ना कहीं। तो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं वही लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले 1949 से पहले हमें गवर्न कर रहे थे। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग लॉज मीन्स एनी लॉ, कोई भी लॉ, यहाँ देखो, कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉ या रूल या रेगुलेशन पास्ड और मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई भी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले पास थी, और पास किसने की हुई थी? उस टाइम के लेजिस्लेचर अथॉरिटी या पर्सन हैविंग द पावर टू मेक सच लॉ। उस टाइम में जो पर्सन पावर में था, जैसे ब्रिटिशर्स थे सपोज, उन्होंने कोई चीज एक्ट पास की हुई थी, यहाँ पर आईपीसी पास किया होता, सीआरपीसी पास किया होता, सीपीसी पास किया होता, ये सब क्या हुए? एग्जिस्टिंग लॉज। ये सब क्या हुए? एग्जिस्टिंग लॉज। डन, कंप्लीट। एग्जिस्टिंग लॉज समझ लिया, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले से चल रहे हैं, और वो लॉ उस टाइम के लेजिस्लेचर, उस टाइम के पर्सन इन अथॉरिटी, पर्सन इन पावर ने पास किए थे। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। एग्जिस्टिंग लॉ इजी टॉपिक है, इशू इसके आगे है। भाई ये लॉ जो अब बात करते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर लिया, then also why are we following these laws? Why are we following these laws? ये लॉ हम क्यों फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हम ये लॉ क्यों फॉलो कर रहे हैं और कैसे फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के लॉ हैं। देखो मैं आपको इसका एक ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, एक रीजनिंग बताता हूँ आपको। एक देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बनाने में कितना टाइम लगा? हमें 2 साल 11 महीने 8 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 8 दिन हमें लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। 8 कह रहा हूं, 18। तो इतना टाइम हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में लगा। ठीक है ना, 1947 में हम आजाद हुए थे, 1947 से 49 आ चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सारी फोर्स लगा रखी थी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगा रखी थी, और जब जाके हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला। ठीक है, उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें 1935 के एक्ट से कॉपी करी, कुछ यूएसए से, कुछ यूएसएसआर से, कुछ कहीं से, मतलब सबको कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब इसके आगे बात करें तो सीपीसी, सीआरपीसी, ये अपने आप में एक पूरे 500 सेक्शन के एक्ट हैं। तो इतना इजी नहीं था कि सारे एक्ट को दोबारा बनाए, सारे एक्ट को सीपीसी दोबारा बनाए, सीआरपीसी दोबारा बनाए, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाए, और जबकि ये सारे एक्ट्स ऑलरेडी पूरे कंट्री को गवर्न कर रहे थे, सब इससे एक्वेंटेड थे, सबको पता था क्या सीपीसी है, क्या सीआरपीसी, क्या प्रोसीजर है, तो सारा सिस्टम इसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा था। ठीक है, तो इतना इजी नहीं था कि इन सारे एक्ट को बिल्कुल अबॉलिश करके और बिल्कुल नए एक्ट लेके आना। एंड तो इसकी वजह से क्या है, 1 मिनट में चार्जर यूज कर लूं। तो इसकी वजह से क्या था भाई, सारे एक्ट तो दोबारा डेवलप करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या करा, हमने बनाया 372। हमने बनाया 372। ठीक है ना, हमने बनाया 372। आ जाओ 372 पे आ जाओ जल्दी, 372 पर आओ। मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूं कि आज भी ये सारे पुराने एक्ट जो है वो हमारी कंट्री में आज भी एप्लीकेबल कैसे है, जो कि आईपीसी देखोगे 1860, मतलब सारे, ऑलमोस्ट सारे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए एक्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाए, तो आज भी हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जबकि हम कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था, हम आजाद हो गए थे, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लॉज उन्हीं के फॉलो करें। तो उसका रीजन मैंने आपको बताया
कि इतना इजी नहीं था उन सारे लॉज को अबॉलिश करना और न्यू सारे एक्ट नए एक्ट बनाना, ठीक है ना, इतना इजी नहीं था। तो उसके लिए हमने एक टेक्निक निकाली, एक फॉर्मूला निकाला, उसको बोलते हैं 372। तो आ जाओ 372 पर पढ़ लेते हैं 372 को। भाई 372 क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग, देखो ध्यान से पढ़ना, नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ दिस बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इनैक्टमेंट्स रेफर्ड, इनैक्टमेंट्स एक्ट ही कह लो, इनैक्टमेंट्स रेफर्ड टू इन आर्टिकल 395। अब ये आर्टिकल 395 क्या है, इसको आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा इसको। Notwithstanding the repeal by this constitution of the enactments referred to in Article 395, but subject to other provisions of this constitution, subject to other provisions of this constitution, all the laws in the force, अब ये यहाँ से देखना, ध्यान देना, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall continue in force. हाईलाइट कर देता हूँ, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority। समझे क्या कहता है अभी? भाई हमें रूल करने के लिए, अपनी कंट्री पे रूल करने के लिए एक्ट्स तो चाहिए थे, और ये पॉसिबल नहीं था कि हम रातों रात सारे एक्ट को कन्वर्ट कर दे और रातों रात सारे एक्ट को बना दे, या इवन से मान लो हम 2 साल में बनाते, तो 2 साल तक हमारी कंट्री गवर्न कैसे होती, 2 साल तक कैसे हम रन करते, और इतना इजी नहीं था, इतना इजी नहीं था। आप देखोगे कि कोई भी एक्ट, किसी भी एक्ट को, किसी भी इनैक्टमेंट लेजिस्लेशन को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, उसमें बार बार अमेंडमेंट्स होती हैं, उसमें बार बार चेंजेस होते हैं, बार बार उसमें नए नए लॉज आते हैं, बार बार उसमें कई कई तरीके की इंटरप्रिटेशन होती है। तो जो एक लॉ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड था, जिसे सारी जनता एक्वेंटेड थी, सारी जनता उससे उसको फॉलो भी करती थी, उसको चेंज करके रातों रात दूसरा एक्ट बनाना पॉसिबल नहीं। तो एक प्रोविजन 372 अप्लाई किया गया, और इसमें बताया गया, इसमें बनाया गया, 372 की बात करें तो 372 कहता है कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है हमारे पास, उसको हम सबको फॉलो करें, वो सारे लॉ चलते रहेंगे एज इट इज, वो एज इट इज चलते रहेंगे। ये देखो क्या कहता है, all the laws in force in territory of India immediately before the commencement of this constitution, ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले जो लॉज फोर्स में है shall continue in force, वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, until altered or repealed, until जब तक हमें नहीं लगता कि इसमें से कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा या इसमें कुछ रिपील करना पड़ेगा, ठीक है। 372 बनाया गया, और 372 में बोला गया कि कोई भी लॉ जो पहले से चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा फोर्स में, जब तक हमें नहीं लगता कि उसमें हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। अब ये चेंजेस कब करने चाहिए, कब लगेगा, किसको लगेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, आगे आ जाते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग, सेकेंड पढ़ रहा हूं मैं, for the purpose of bringing the provisions of any law in force in the territory of India into accordance with the provisions of this constitution, the President may by order make such adaptations, modifications of such law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such a date as may be specified in the order, shall have effect to the adaptations and modifications so made, and any such adaptations or modifications shall not be questioned in any court of law। तो ये कहता है कि पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट जो है ना, ऑर्डर से, इसका टाइम पीरियड 3 साल था, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर से क्या करेगा, अगर कोई भी चीज, कोई भी इस एक्ट में, जो एक्ट है ना, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, अगर इन एग्जिस्टिंग लॉज में प्रेसिडेंट को कुछ लगता है कि यहाँ पर ऑल्टर करना है या यहाँ पर मॉडिफिकेशन करनी है, तो
क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर, और इसको ऑल्टर और मॉडिफिकेशन कर देगा इसमें, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 3 साल के लिए दे रखा है प्रोवाइजो में नीचे, यहाँ पर आप ये पढ़ोगे ना, टू एम्पावर द प्रेसिडेंट टू मेक नथिंग इन दिस क्लॉज 2 शैल बी डीम्ड, क्लॉज 2 में कुछ भी नहीं माना जाए, शैल बी डीम्ड, नथिंग इन द क्लॉज शैल बी डीम्ड टू एम्पावर द प्रेसिडेंट टू मेक एनी अडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस ऑफ एनी लॉ आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद कुछ भी नहीं माना जाएगा इसमें से, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो प्रेसिडेंट को ये स्टार्टिंग में पावर दी गई, क्योंकि अगर मान लो कोई लॉ अबाइड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता या हमें सूटेबल नहीं लगा, तो हम उसको चेंज कर सके एटलीस्ट, तो ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई, ठीक है। बेसिकली पार्ट फर्स्ट हमें देखना था, ये फर्स्ट हमने देख लिया कि हम आज भी कैसे फॉलो कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉज आज भी कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल है 372 और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये बोला है कि जो भी लॉज है वो कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद 2-3 प्रॉब्लम और हुई। अब आप सपोज करो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, चलो आप ऐसा करो, पहले आर्टिकल 13 पे आ जाओ, आर्टिकल 13 निकालो, 13 मैं निकालता हूं इसमें, आर्टिकल 13 निकालो। आपके पास बेयर एक्ट होना, तो मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि आपके पास अगर बेयर एक्ट होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा और बहुत कन्वीनियंट होगा, और आप अपने बेयर एक्ट में ही साथ साथ उस चीजों को कुछ को नोट करोगे, कुछ अंडरलाइन करोगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और ज्यादा समझ में चीजें आएंगी बेहतर तरीके से, ठीक है। आप आ जाओ अपने बेयर एक्ट में, आर्टिकल 13 निकाल लो, 13 आर्टिकल 13 का हम कुछ पार्ट करेंगे, कंप्लीट हम इसको करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि मैं 2 सीरीज लेकर आऊंगा, एक सीरीज में हम पॉलिटी कवर करेंगे, पॉलिटी, और एक सीरीज में हम कवर करेंगे फंडामेंटल्स। फंडामेंटल पार्ट 3 में है, तो फंडामेंटल्स के लिए मैं दूसरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें हम कंप्लीट फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा डीप है, उसमें केस लॉज भी हैं, कुछ केस लॉज भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और केस लॉज तो इसमें भी है खैर, पॉलिटी में भी, लेकिन उसके केस लॉज थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल थोड़ा टाइम टेकिंग और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये पॉलिटी है, पॉलिटी में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन प्रेसिडेंट होता है, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन यूनियन जुडिशरी कैसे बनती है, स्टेट जुडिशरी, और अमेंडमेंट्स कैसे होती है, मतलब एक स्टैटिक काइंड ऑफ चीजें हैं, ठीक है। तो पॉलिटी करेंगे इस सीरीज में हम, ये पूरी सीरीज पॉलिटी की होगी, और जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसको हम फंडामेंटल्स कवर करेंगे उसमें। तो इसमें सेक्शन 13 में आपको सिर्फ 372 से रिगार्डिंग में जितना रेलिवेंट है उतना बताऊंगा, उसको आप अपने बेयर एक्ट में लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, बट आप सेक्शन 13 समझ जाओगे मैं जितना आपको बताऊंगा उतने में। तो बात करते हैं सेक्शन 13 की, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। देखो भाई, एग्जिस्टिंग लॉ हमने फॉलो तो कर ली, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, हमने एग्जिस्टिंग लॉज फॉलो कर लिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉज को फॉलो कर लिया। अब कुछ लॉ ऐसे होंगे, भाई डिस्प्यूट था तभी तो हमने इंडिपेंडेंस मांगी ना, तो कुछ लॉज ऐसे होंगे जो एग्जिस्टिंग लॉज होंगे, कुछ ऐसे भी लॉज होंगे जो हमने, ये मान लो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा संविधान है, तो कुछ लॉ ऐसे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ में इनकंसिस्टेंट होंगे, मानते हो भाई? कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको पता हो, अबाइड नहीं करती होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एग्री नहीं करती होंगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है और वो कुछ कह रहे हैं, दोनों आपस में डिस्प्यूट, इन कन्फ्लिक्ट होंगी, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, सपोज एक एग्जाम्पल अगर लें तो आईपीसी का एग्जाम्पल लें, तो जैसे 303 था या 497 एडल्ट्री का ले लेते हैं,
तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 आई थिंक। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो 497 का प्रोविजन है ना, सेक्शन है आईपीसी का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये 497 का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता। तो कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया और इसको रिपील कर दिया, या ये कहो कि अब ये डोरमेंट हो गया, अब ये अप्लाई नहीं होता। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग लॉज में कुछ लॉज ऐसे होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं करते होंगे या इसके साथ इनकंसिस्टेंट होंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, उसके लिए हमने बनाया सेक्शन 13। भाई एग्जिस्टिंग लॉज को पास करने के लिए हमने, एग्जिस्टिंग लॉज को हमने फॉलो करने के लिए क्या बनाया, 372। और उसमें सेक्शन 13 को हमने, आर्टिकल 13 को बनाया। अगर मैं सेक्शन भी बोल दूं तो उसका मतलब हमेशा आर्टिकल ही होगा, क्योंकि आर्टिकल्स ही चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हम अनुच्छेद बोलते हैं, धाराएं नहीं बोलते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, 372 तो हमने उन एग्जिस्टिंग लॉज को फॉलो करने के लिए बना लिया कि एग्जिस्टिंग लॉज को फॉलो करेंगे, 372 का बना दिया प्रोविजन। उसके बाद हमने 13 बनाया कि भाई अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो अगर कोई ऐसा प्रोविजन होगा, कोई ऐसा लॉ होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं कर रहा होगा, इसके साथ इनकंसिस्टेंट होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमने 13 बनाया। 13 अब पढ़ते 13। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। ठीक है, हमने लॉज बनाया, हमने सेक्शन 13 का प्रोविजन बनाया, और इसमें क्या बोला आर्टिकल 13 में कि जो भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो भी एग्जिस्टिंग लॉ में प्रोविजन इनकंसिस्टेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, उसको हम बोलेंगे वॉइड। वो हो जाएगा वॉइड। वॉइड का मतलब होता है जीरो, नल एंड वॉइड, मतलब कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होगी, उसका कहीं कोई यूसेज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समझ आई 13 क्यों बनाया और 13 का काम क्या है। आगे देखते हैं, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges द राइट conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। तो ये हमें हालांकि फंडामेंटल्स में करना है, लेकिन मैं आपको अभी इसके बारे में एक शॉर्ट बता देता हूं कि स्टेट भी ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी। एक तो 13(1) तो ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें अगर कोई ऐसी इनकंसिस्टेंसी है तो हम उसको वॉइड कर देंगे, वो वॉइड हो जाएगा, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी बात करते हैं कि अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाती है, एक तो पास्ट की बात कर ली हमने कि पास्ट का जो लॉ चलता हुआ आ रहा है, अगर उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है तो वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। एक हम बात करते हैं, एक तो हमने ये एग्जिस्टिंग लॉज था, ये हमने एप्लीकेबल करा कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आज इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी निकल के आती है तो ये हो जाएगी वॉइड। सिंपल, ये एग्जिस्टिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, और ये यहां पर वॉइड हो जाएगी। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी निकल के आती है पहले वाले लॉ में तो उसको वॉइड कर देंगे। सिमिलरली 13(2) ये भी बात करता है कि अगर आज कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रखा है, हो ही रखा है ऑब्वियसली, इसके बाद अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो इनकंसिस्टेंट है, मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट हो, किसी प्रोविजन को अवॉइड नहीं करता हो, किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं करता हो, वो क्या हो जाएगा, वॉइड। इसको बोलते हैं, जब आप सुनोगे ना कि कोई प्रोविजन चैलेंज हुआ है कोर्ट में,
कोई प्रोविजन कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, किसी एक्ट को चैलेंज किया गया, तो चैलेंज कैसे होता है? यहाँ चैलेंज होता है 13(2) में, या द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अगर फंडामेंटल राइट में कोई भी फंडामेंटल राइट में आपके पास कोई अधिकार है तो सरकार कभी भी उस एक्ट को आपसे छीन नहीं सकती। और अगर सरकार उस एक्ट को छीनने की कोशिश करे किसी एक्ट के द्वारा, अगर सरकार उस अधिकार को, आपके मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को, अगर सरकार कभी भी उसको छीनने की कोशिश करे, ऐसे कई केसेस आए थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंडामेंटल्स में, कब कब सरकार ने इस तरीके की कोशिश करी और कब कब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उन केसेस में। तो उस केस में क्या होगा, आप उसको चैलेंज कर सकते हो और उसको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ये सारी फंडामेंटल्स की बातें हैं जो हम फंडामेंटल्स में करेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि 372 के बाद पास होने के बाद जो एक्ट आ गया, अब उसमें आर्टिकल 13 का रोल क्या है। आर्टिकल 13 कोई भी इनकंसिस्टेंसी होगी तो उसको वॉइड कर देगी। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि भाई हमने एग्जिस्टिंग लॉज को एप्लीकेबल तो कर लिया, लेकिन अगर उसमें कोई चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में अबाइड नहीं करती होगी तो हमारे पास क्या प्रोविजन, क्या हमारे पास सॉल्यूशन होगा उस बात का। तो हमारा सॉल्यूशन आर्टिकल 13 में है और 13 क्लियरली बोलता है अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है तो वो इनकंसिस्टेंसी वॉइड हो जाएगी। आर्टिकल 13 समझ में आया? आर्टिकल 13 के अंदर दो डॉक्ट्राइन है जो हमें करनी है, दो डॉक्ट्राइन हमें करनी है आर्टिकल 13 के अंदर। अब वो डॉक्ट्राइन क्या है मैं आपको बताता हूं। डॉक्ट्राइन एक है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ, आपने अगर अपने लॉ कॉलेजेस में सुना होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। दूसरी है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्लिप्स क्या है, सेवरेबिलिटी क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी आर्टिकल 13 से रिलेट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 से रिलेट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू भी आर्टिकल 13 से रिलेट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया, कोई भी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोई भी एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड नहीं करा तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू करा सकते हो कि कोर्ट एक बार उसको देखे कि ये हमारे संविधान के साथ, क्या ये हमारे संविधान के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है ना, उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। कोई भी एक्ट अगर कानून पास करती है गवर्नमेंट तो उसको चेक किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करता है कि ये क्या ये जुडिशियली ठीक है या नहीं, मतलब क्या ये संविधान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। ठीक है, और जो उसको चेक किया जाता है ना, हाँ एक चीज और बताया तो मैं आपको डॉक्ट्राइन करने से पहले, एक टेस्ट लिख लो आप, टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को टेस्ट करना पड़ता है। मतलब हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉ है, जो एग्जिस्टिंग लॉ हमारे पास है उसको ये चेक करेंगे कि क्या ये संविधान के हिसाब से ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ, तो उसको किस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट से। अगर वो इस टेस्ट से गुजर के क्लियर हो गया तो ये वैलिड लॉ है। अगर वो इस टेस्ट से गुजर नहीं पाया इसके टेस्ट से तो ये वॉइड हो जाएगा। अगर वो सारे फंडामेंटल्स के साथ में अबाइड करता है और उसमें किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट को पास कर लेगा, वो हो जाएगा वैलिड एक्ट, हो जाएगा वैलिड। लेकिन अगर कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को पास नहीं कर पाया तो वो हो जाएगा वॉइड। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। इजी है ये, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें डॉक्ट्राइन करनी है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी।
तो ये दो छोटी डॉक्ट्राइन है। एक्लिप्स आपको पता है ग्रहण होता है, ग्रहण। ग्रहण एक सन है, सन के बीच, सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है ना अर्थ के ऊपर। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये सपोज ये सन है और सन की ये लाइट ऐसे पड़ती है अर्थ के ऊपर, पड़ती है। तो ये अर्थ के ऊपर पूरी पड़ती है, इतने एरिया पे लाइट पड़ रही है सपोज। और इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा, ये लाइट रुक जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, ग्रहण पड़ जाना। ग्रहण होता है ना, ग्रहण यही होता है कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो लाइट उस एरिया पर पड़ नहीं पाती, इसको ग्रहण लग जाना बोलते हैं। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब इसका लॉ से क्या रिलेशन है, इसको लॉ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो, एक एक्ट जो एप्लीकेबल था पहले, एग्जिस्टिंग लॉ था एक, वो एग्जिस्टिंग लॉ, उसके बीच में अब क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बीच में क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक्ट जो एग्जिस्टिंग लॉ था वो पहले पूरा अप्लाई कर रहा था ना, पहले पूरा अप्लाई कर रहा था वो, चाहे वो प्रोविजन ठीक हो फंडामेंटल के हिसाब से नहीं हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं। अब उसके बीच में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया, अब जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करेंगी वही फॉलो करी जाएगी। अगर कोई चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अवॉइड नहीं कर रही है तो वो क्या हो जाएंगी, वॉइड, वो हो जाएंगी वॉइड। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के एग्जिस्टिंग लॉज के बीच में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं और क्लियर करूं आपके लिए, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, और ये रेज है, तो ये जो पार्ट हुआ ये तो ढक गया ना, और ये जो बाकी का एरिया बचा, ये वाला एरिया, ये अगर ये बाकी का एरिया की बात करें, इस एरिया की, तो यहां तो लाइट पड़ रही है, इधर तो लाइट पड़ रही है, ये सन की लाइट है, जो सन की लाइट डायरेक्ट इस एरिया पे पड़ रही है, ठीक है, ये इस एरिया पे पड़ रही है। बट इस एरिया का क्या होगा, जो बीच में ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, बीच में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आ गया, ये इसने इस एरिया में लाइट को नहीं पड़ने दिया। इसका मतलब क्या है कि वो पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होगा, वो तो एप्लीकेबल हो जाएगा। वो पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट होगा, वो पार्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ सिवरेबिलिटी क्या होता है, आपको पता है सीवियर करना क्या होता है, अलग करना। मान लो एक एक्ट है, जैसे आईपीसी का हमने एग्जांपल लिया है, आईपीसी में सपोज 511 सेक्शन है, और कोई कोई सेक्शन आईपीसी के अंदर, जैसे हमने देखा 303 को रिपील कर दिया गया, इसमें 497 को हटा दिया गया, कुछ कुछ कोई कोई छोटे छोटे प्रोविजंस मान लो इसमें से ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड नहीं करते, ठीक है। तो सेवरेबिलिटी में क्या होगा कि पूरे एक्ट को रिपील करने की जरूरत नहीं है। पूरे एक्ट को ऐसा नहीं होगा कि एक दो प्रोविजन ये 303 अवॉइड नहीं करता, 497 अवॉइड नहीं करता, तो ऐसा नहीं होगा कि हम पूरे आईपीसी को ही वॉइड कर दें। नो, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे, सीवियर कर देंगे उस पार्ट को, जो पार्ट खराब है, अगर वो सीवियर हो सकता है, वो पार्ट खराब मतलब वो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है और उसको सीवियर किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तो हम पर्टिकुलरली इस प्रोविजन को वॉइड कर देंगे, पर्टिकुलरली इस प्रोविजन को वॉइड कर देंगे। और बाकी जो चीजें हैं, सपोज ये पूरा एक्ट है, अगर इसमें से इतना पार्ट खराब है और इतने पार्ट को सीवियर किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तो हम इस पार्ट को हटा देंगे, ठीक है ना। पूरे एक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स देख लिया और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी देख ली। एक्लिप्स को आप एक नाम और दे सकते हो, सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन
मतलब ये जो पार्ट है जिसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और वो पार्ट उसके ऊपर एक्लिप्स लग गया, ये जो पार्ट था ना, ये जिसके ऊपर एक्लिप्स लग गया, ये बुक में तो रहेगा, बुक में तो मिलेगा आपको लिखा हुआ, बट ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। ये प्रोविजन सस्पेंड हो गया है, सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया। अब आप पूछोगे कि बुक में क्यों रहेगा, फिर हटा क्यों नहीं देते इसको बुक से? देखो कई बार ऐसा होता है कि एक्ट जो है ना वापस से लागू हो जाता है। अब इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आप एक केस लिख सकते हो, भिकाजी नारायण ढाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, पहले कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मोनोपोली थी गवर्नमेंट की। जो ट्रांसपोर्ट चलता था ना, तो प्राइवेट ऑपरेटर्स नहीं होते थे, और जो ट्रांसपोर्ट था वो टोटली पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के अंडर में था। ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ट्रांसपोर्ट ले रखा था, तो उन्हीं का ही था पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन्हीं का ही था गवर्नमेंट का, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। प्राइवेट आदमी ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में अपनी बसेस नहीं चला सकते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, अब आप देखो कि आपके ये कुछ समझ आया कि नहीं आया। तो ये एग्जिस्टिंग लॉ था। एग्जिस्टिंग लॉ क्या था? एग्जिस्टिंग लॉ था कि जो ट्रांसपोर्ट था वो ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के अंडर में था। ट्रांसपोर्ट में किसकी मोनोपोली थी? गवर्नमेंट की मोनोपोली थी ट्रांसपोर्ट पे। अच्छा, अब आ गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन, अब आ गया यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट भाई मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, मोनोपोली होता है जिसमें और कोई प्लेयर्स ना हो, सिर्फ एक ही प्लेयर हो, और एक ही प्लेयर कौन था? गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसको टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पास करना था भाई, हर लॉ को एक टेस्ट देना था, टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। तो इसको भी टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पास करना था। अब इस लॉ को चैलेंज करा जाता है इस केस में भिकाजी नारायण ढाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 सुप्रीम कोर्ट में। इस केस को चैलेंज, इस एक्ट को चैलेंज किया जाता है और बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है आर्टिकल 19 का, और 19 में पर्टिकुलरली 19(1)(g) का जो प्रोविजन है वो हमें ये अधिकार देता है कि हम अपना कोई भी ट्रेड प्रोफेशन कर सके, ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस कर सके। तो इसमें मोनोपोली नहीं हो सकती सरकार की। तो कोर्ट कहता है हाँ भाई सही बात है, कोर्ट कहता है बिल्कुल सही बात है, अधिकार मिला हुआ है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है आपको बिजनेस करने का, ट्रेड करने का। तो कोर्ट कहता है भाई ये तो फिर ये एग्जिस्टिंग लॉ तो फेल हो गया कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के टेस्ट में। भाई जब जुडिशियल रिव्यू हुआ ना इसका, तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के हिसाब से ट्रेड करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, किसी भी प्रोफेशन को चुनने का अधिकार एक जनता के हर किसी आदमी के पास है। तो सरकार मोनोपोली नहीं रख सकती, सरकार इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती बिजनेस करने से। अगर किसी को ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है तो वो करे। तो क्या करा गवर्नमेंट ने उसको, कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या ये कहो कि इसके ऊपर लगा दिया एक्लिप्स, इसके ऊपर लगा दिया एक्लिप्स कि अब ये वाला जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी चालू, गवर्नमेंट काम मानने वाली थी, गवर्नमेंट को जो करना हो तो कर ही लेती है कहीं ना कहीं से। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इसमें एक्सेप्शन बना दी, 19(2) में लिख दिया, 19(2) बना के लिख दिया कि
कुछ चीजें आप देखोगे 19 खोल के, अगर आप देखोगे 19 के एक्सेप्शन में देखोगे तो 19 की एक्सेप्शन में लिखा हुआ है जी, जो सिक्स है 19(2) में, सॉरी 19(2) लिख रहा हूं मैं यहाँ, 19(6) है, तो उसमें लिखा है नथिंग इन सब क्लॉज जी of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of general public। अब गवर्नमेंट भी तो चालू है ना भाई, गवर्नमेंट काम मान रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जनरल पब्लिक के, ये देखो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ पोस्ट, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ, कहा ये तो 16 है, 16 पढ़ रहे हैं, सॉरी 19 का 6 पढ़ना हमें, ये रहा, नथिंग इन सब क्लॉज जी की बात है ना, ऑफ द सेड क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक रीजनेबल restrictions on exercise of the right conferred by the said subclause, and in particular nothing in this said subclause shall affect the operations of any existing law in so far as it relates to or to prevent the state from making any law relating to the professional or technical qualifications, और दूसरा देखो, the carrying of the state or corporation owned by the control by the state, trade, business, industry, service। मतलब सिंपल मैनर में, डिटेल में हम उसको फंडामेंटल्स वाली क्लास में करेंगे। सिंपली मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ने 19(6) बना दिया और 19(6) में बोल दिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है, और गवर्नमेंट ने इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दी और बोला कि ट्रांसपोर्ट तो हम अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट तो हम अपने पास ही रखेंगे, ट्रेन हमारी होगी, मेट्रो हमारी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा हमारा ही होगा। ठीक है ना, तो हालांकि बाद में कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस हुई, लेकिन उस टाइम के लिए गवर्नमेंट ने उसको बोला कि हम अपने पास ही रखेंगे, यहां पर एक्सेप्शन लगा दी। तो अब एक्सेप्शन लगाने से क्या हुआ, जो ये एक्लिप्स लगा था ना इस पे कोर्ट की रूलिंग की वजह से, वो एक्लिप्स हट गया और दोबारा से वो लॉ एप्लीकेबल हो गया, समझे। जो एक्लिप्स कोर्ट ने लगा दिया था, कोर्ट ने बोला था हाँ भाई ठीक बात है, ट्रेड में आप ये जो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, ये एग्जिस्टिंग लॉ इसको पास नहीं कर रहा, तो इसको हटाओ और इसको डोरमेंट पोजीशन में डोरमेंट रखो, इसको डोरमेंट मतलब जो यूज में ना हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक्सेप्शन लेकर आ गई, और एक्सेप्शन क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो अधिकार है ना लॉ बनाने का, हम देखेंगे आगे क्या गवर्नमेंट कैसे लॉ बनाती है, क्या प्रोसीजर होता है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास अगली वीडियोस आती रहे। आपको सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, कोई चार्ज नहीं किसी चीज का। आपको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन क्या और भी अदर लॉज भी आपको सारे मिलेंगे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियोस पता चलती रहे और इस तरीके के सारे फैक्ट आपको पता चलते रहे। तो गवर्नमेंट ने 19(6) अप्लाई कर दिया और उसमें एक्सेप्शन ला के बोल दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हम अपने पास ही रखेंगे, और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो कहना था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और XYZ कह के गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पास रख लिया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं, उनको एक्लिप्स में इसलिए रखा जाता है कि हो सकता है बाद में दूसरा लॉ आ जाए और बाद में उसको दोबारा से फॉलो किया जाए, तो इसलिए उसको हटाया नहीं जाता, उसके ऊपर एक्लिप्स लगा दिया जाता है, ताकि अगर दोबारा रूलिंग कोई आए, दोबारा कोई गवर्नमेंट का मन करे, दोबारा गवर्नमेंट की इच्छा हो, कोई और लॉ लाके उसको पास कर दे। ठीक है ना, तो इसलिए उसको बिल्कुल स्ट्राइक आउट करने से बेटर है कि उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा दे। और ऐसे कई लॉज हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा जिन पे एक्लिप्स लगा हुआ है, कल को हो सकता है गवर्नमेंट उनको दोबारा रिवाइव कर ले। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, ये केस मैंने आपको बता दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सस्पेंडेड एनिमेशन, सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। ठीक है,
तो एग्जिस्टिंग लॉज का ये कॉन्सेप्ट था, एग्जिस्टिंग लॉज कैसे हम अप्लाई करते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होगी तो उससे कैसे डील होगा, और उसमें क्या क्या प्रोविजंस है 13 के, 13(1)(2) ये हम सब डील कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 124 यूनियन जुडिशरी से, जिसको आप कहो सुप्रीम कोर्ट से। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई और कैसे कैसे हुई, क्या क्या हुआ। तो देखो, मेरा पर्टिकुलर जो पर्पस है वो एग्जाम बेस्ड में मेरा अप्रोच है। मैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए, आपके लिए क्या बेटर है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको कहीं मिलेगा क्या कहते हैं उसको, क्रैश कोर्स, तो उसमें आपको इतनी डिटेल में, इतनी डीपली जो चीजें अगर आपको समझनी है एक बारी, वो चीज आपको उसमें नहीं मिलेंगी। इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और 372 क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिविटी है, ये सारी चीजें आपको उनमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, और दूसरी क्लास से यूनियन जुडिशरी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरी क्लास से हम उसको स्टार्ट करें। यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट कैसे, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई कैसे अपॉइंट होता है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, पावर क्या है, मतलब वो सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। ऑलराइट, सो करते हैं क्लोज आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।